नमस्कार। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे को लेकर के आ रही है। पहले से ही ये माना जा रहा था कि इतने बड़े अलायंस को लेकर के, जहां तमाम तरह के दल जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ते रहे हों, उनको अगर एक मंच पर आना है, उनको अगर एकजुट हो करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार में जब पहली बैठक की, तो उसके पहले उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को एकजुट किया। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कायदे से समझा, इस बात की अहमियत को समझा कि सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दम्भ है या एक मिजाज है, उसको भी थोड़ा पीछे रखना होगा, क्षेत्रीय दलों को साथ लेना होगा। और बाकी तमाम क्षेत्रीय दलों को भी ये बात समझ में आ गई कि अकेले अकेले लड़े तो सब मारे जाएंगे। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीते हुए तमाम दलों को तोड़कर सरकार अपनी बना ली, ऐसे में और कई जगह पर ईडी सीबीआई का खेल चल रहा है। कहीं पूरी पार्टी तोड़ ली गई, कहीं चुनी हुई सरकार के लोग, बड़े बड़े मंत्री जेल में डाल दिए गए। तो ये बात सबको समझ में आ रही थी कि अगर अकेले लड़े और बीजेपी को नहीं रोक पाए, तो यह उन सबके लिए नुकसानदायक होगा। इस चेतना के तहत इंडिया गठबंधन बना और वो लगातार काम कर रहा है। क्या आज भी उसका सीट बंटवारे को लेकर के कोई रणनीति बन पाई है? आज की वीडियो में पहली बात इस पर करेंगे। कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, कौन सी मुश्किलें आ रही हैं और उसको डील करने का तरीका इंडिया गठबंधन क्या निकाल रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश को लेकर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अगर इंडिया गठबंधन कायदे से रणनीति बनाकर कामयाब हो गया तो बीजेपी के सामने एक बड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में इतनी मुश्किल तलब है कि वहां सीटों का बंटवारा कैसे पेच फंसा रहा है, क्या क्या हो रहा है, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव और आपसे अपनी टिप्पणी, अपने विश्लेषण और अपनी बातचीत के साथ मिलता हूं। आज की वीडियो में हम इसी बात से शुरू करते हैं कि फिलहाल इंडिया गठबंधन किस जगह पर खड़ा है। इंडिया अलायंस की जो सीट बंटवारे का पूरा मामला है, हालांकि अभी तक कहीं से भी सीधे 1-to-1 कन्फ्रंटेशन की कोई परिस्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन भाई मीडिया है और मीडिया उनके आकाओं के नियंत्रण में है। आका सरकारी रुझान के साथ एक तालमेल बनाए हुए हैं। तो मीडिया का अप्रोच इंडिया गठबंधन को लेकर के शुरू से आज तक और आगे भी जब तक चुनाव चलेगा, वो अप्रोच बिल्कुल यही रहने वाला है कि इस गठबंधन की नकारात्मक खबरों को कैसे मीडिया में रखा जाए, ताकि लोगों को यह बताया जाए कि तिल का ताड़ कैसे बन गया। एक जगह पर कोई हमारे गांव में एक बार पुराने समय में कहा जाता था कि जब सोशल मीडिया, मोबाइल फोन इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी, तो चौराहे पर क्या हुआ मोहल्ले के, कस्बे के, यह बात जब गांव तक पहुंचती थी तो कैसे बदल जाती थी। हमारे एक शिक्षक थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो एक किस्सा सुनाते थे कि कैसे चीजें फैलती हैं, कैसे चीजें बदलती हैं। चौराहे पर झगड़ा हुआ रमेश और सुरेश, मान लीजिए दो लोगों में, और रमेश ने सुरेश को जोर से डांट दिया। तो इस दृश्य को जिसने देखा वो अगले चौराहे पर जा करके दूसरे व्यक्ति से कहता है कि पता है आज रमेशवा सुरेशवा दोनों लड़ गए और जो लड़ाई हुई कि पूछो मत। उसने फिर अगले व्यक्ति तक ये जब पहुंचाई खबर कि रमेशवा सुरेशवा में ऐसा झगड़ा हुआ, सुरेश ने रमेश को पटक के मारा। फिर वो खबर जब अगले तक पहुंची तो उसने कहा कि अरे इतना मारा कि अधमरा कर दिया। ये खबर जब गांव तक पहुंची तो इस रूप में पहुंची कि आज तो चौराहे पर रमेश ने सुरेश को पटक पटक के खत्म कर दिया। ये किस्सा मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, क्योंकि एक प्रवृत्ति है मीडिया की। मीडिया के लिए एक बार कहा जाता था, एक समय एक शेर था कि अब रात है कौन वहां धुआं देखने जाए, कल अखबार में पढ़ लेंगे वहां क्या हुआ था। यानी अखबार को इस कदर भरोसे में रखा गया था कि अखबार जो कहेगा वो बताएगा, और अब तो अखबार आग लगा रहे हैं। इसलिए मीडिया दूसरे भूमिका में चला गया है। अब ये वाला काम मीडिया कर रहा है, इसलिए, और वो भी सबके लिए नहीं कर रहा है, सत्ताधारी दल के तो साथ में खड़ा है।
उनकी तो नाकामयाबियों पर कभी कोई चर्चा नहीं करता। उनका पीआर एजेंट बन करके उनकी छवि कैसे बन जाए। वो छुट्टी मनाने गए तो सवाल इस पर नहीं पूछा गया कि देश में इतना कुछ हो रहा है और वो एकदम सुकून से ले रहे हैं। मीडिया ये कहेगा छुट्टी नहीं लेते। तो मीडिया उनके पक्ष में खड़ा होकर के विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। एक तो ये, और दूसरा ये कि मीडिया की प्रवृत्ति ये हो गई है कि विपक्ष की किसी छोटी सी घटना को, किसी छोटे से विवाद को, किसी छोटी सी असहमति को ऐसे पेश किया जाए कि आम जनता को लगे कि ये तो अपने यहाँ ही लड़ रहे हैं। अरे ये तो उसने उसको पटक के मार दिया। आपको याद है, एक और बात कह दूं, 4 पीएम के लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश में देखते हैं इस चैनल को, देश भर में भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के घटना याद है, 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चुनाव सामने थे, आपस में पारिवारिक विवाद हो गया। एक मंच जिस पर मोबाइल भी अलाउ नहीं था, लेकिन अब क्षेत्रीय दलों में ये होता है ना कि कुछ उनके यहाँ झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री हटा करके विधायक बना दिया जाए, कुछ भी हो जाए, कब किसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए, उसकी खबर बाहर आ ही नहीं सकती। आप जान ही नहीं पाएंगे कि राजनाथ सिंह क्यों नाराज है या क्या हो रहा है, गडकरी चुप क्यों हो गए अचानक, इस सब पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन क्षेत्रीय दलों की छोटी सी बातें भी कैसे पब्लिक में आ जाती हैं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, ये सारे लोग आपस में लड़ रहे थे। एक जगह पर विवाद का जो दृश्य था वो मीडिया के जरिए, किसी किसी मोबाइल के जरिए मीडिया तक पहुंच गया और खूब वायरल हुआ। उसके बाद उसमें झगड़ा दिख रहा था कि कैसे मुलायम सिंह, अखिलेश और शिवपाल जी आपस में लड़ रहे हैं। अमित शाह ने कुछ दिनों बाद उसी उत्तर प्रदेश में भाषण दिया, और इसको गूगल करके आपको समझना चाहिए, और पूरे चरित्र को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमित शाह ने यह कहा कि हमारे पास लाखों व्हाट्सएप ग्रुप हैं। हमने एक जगह एक झूठ बोला कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर थप्पड़ चला दिया। लाखों व्हाट्सएप ग्रुप में यह खबर तुरंत पूरे देश में फैल गई। बाद में हमने कहीं एक जगह खंडन कर दिया कि नहीं नहीं, वो गलती से निकल गया, थप्पड़ नहीं चलाया था। लेकिन ये वाली बात हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचाई। तो लोगों तक कौन सा नैरेटिव गया कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा, और अखिलेश यादव की छवि को ध्वस्त करने के लिए ये काम किया गया। और ये बयान किसी और का नहीं है, अमित शाह जो आज देश के गृह मंत्री है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ये पूरी कहानी मेरा बताने का मकसद आपसे ये है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, स्वाभाविक रूप से सब में अंतर विरोध हैं, स्वाभाविक रूप से सभी राजनीतिक दल अलग हैं, सिद्धांत कई जगह अलग होते हैं, कई जगह रणनीति अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि जब वो एक साथ आएंगे तो कुछ न कुछ उनमें आपस में टकराव आएगा, आपस में कुछ मुश्किलें आएंगी, सीट बंटवारे को लेकर आएंगी, नेतृत्व को लेकर आएंगी, संयोजक कौन बन रहा है इसको लेकर आएंगी, और उस तरह की स्वाभाविक चीजें आएंगी। लेकिन इस बात को मीडिया ऐसे बताएगा कि देखो भाई, 30 दिसंबर तक इन्होंने कहा था कि सीट का बंटवारा हो जाएगा, अब ये आपस में लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पंजाब में तो सीट समझौता कर ले रहे हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश, गुजरात, इन जगहों पर भी लड़ेंगे। अब देखो आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं मानेगी, अब सब अलग हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा, गुजरात और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो वहां सीटें मांग रही है। अब देखो इनका कोई समझौता नहीं हो सकता। केजरीवाल 3 दिन के दौरे पर 6 जनवरी को गुजरात जा रहे हैं, हरियाणा में लगातार वो सक्रिय हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाले ये सोच रहे हैं कि भाई इतना क्षेत्रीय दल, हमको सब सीटें ही नहीं मिलेंगी तो हम लड़ेंगे क्या, हम अपना सब कुछ कुर्बान करके कैसे लड़ें। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर आम आदमी कांग्रेस पार्टी को लेकर के मुश्किल आ रही है। तो मीडिया इसको दिखाएगा कि अब यहां गठबंधन टूट रहा है, अब उसके बाद कोई समझौता नहीं हो रहा है। फिर तो ममता बनर्जी ने कह दिया है कि यहां पर हम कोई लेफ्ट को सीट नहीं देंगे, अब तो गया गठबंधन टूट गया। लेफ्ट कह रहा है कि वायनाड सीट कांग्रेस छोड़ दे, अब ये देखो गठबंधन टूट जाएगा। इस तरह की खबरें लगातार मीडिया में दिखाई जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ जो 38 दलों का गठबंधन दिखाया गया था, उसमें क्या हो रहा है किसी को भनक तक नहीं लगी। लोग जाते हैं कि हमको 5 सीट और 1 मंत्री का पद चाहिए, उनको 1 सीट मिलती है, चुपचाप घर आकर के चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, मीडिया में एक बयान तक नहीं दे सकते। ये लोकतंत्र दूसरे खेमे का है, जो कहता है कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन मीडिया कभी उस पर चर्चा ही नहीं करेगी कि भाई आपके यहां गठबंधन में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां निर्णय सुनाया जाता है। यह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो थोड़ा थोड़ा तनाव आएगा। अब इसका विश्लेषण इस तरह से करते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 52 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी।
कुछ राज्यों में गठबंधन था, लेकिन बाकी जगहों में, जैसे बिहार में आरजेडी के साथ था कांग्रेस, महाराष्ट्र में एनसीपी, कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ था, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ था, तमिलनाडु में डीएमके के साथ था कांग्रेस का अलायंस, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं था। कांग्रेस ने बिहार की 40 सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, झारखंड की 14 में से 7 पर चुनाव लड़ा, कर्नाटक की 28 में से 21 पर, महाराष्ट्र में 48 में से 25 पर, तमिलनाडु में 39 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 80 में से 70 सीटों पर यूपी में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें से ज्यादातर हार गए थे। कांग्रेस की तरफ से एक संयम बरता जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से एक दूरदर्शिता दिखाई जा रही है, और जो दूरदर्शिता मेरा मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से दिखाई जा रही है, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कम से कम इस बात को लेकर के दिल बड़ा किए हुए है, वो लगातार इस पर रणनीति बना रहा है। बिहार इकाई ने क्या बनाया है, कांग्रेस अगर अलायंस में 25 सीट मांगेगी तो हमें 10-12 सीटें मिल सकती हैं। ये कौन कह रहा है कि एक गठबंधन जहां तक है जनता दल यूनाइटेड राजद, और इसको लेकर के 40 सीटें बिहार में है, तो गठबंधन कुछ कुछ ऐसा बन रहा है होगा, 15-16 सीटें जनता दल क्योंकि 17 पर तो जनता दल यूनाइटेड के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आरजेडी भी कम पर नहीं मानेगी क्योंकि विधानसभा में वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा उसके लोग हैं, तो लगभग उन दोनों का 15-16 के आसपास तालमेल बन सकता है। बाकी बची पार्टियों में एक एक अगर लेफ्ट को दे दी जाए तब भी 8-9 सीटें, 7-8 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। एक दो कम ज्यादा होंगी, लेकिन मीडिया दिखाएगा गठबंधन टूट गया। उत्तर प्रदेश पर हम आएंगे अभी। ऐसे ही महाराष्ट्र को लेकर रणनीति बन रही है, ऐसे ही पंजाब को लेकर के। पंजाब और कांग्रेस अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ जो पंजाब में है, यहाँ थोड़ा मुश्किल है। पंजाब में वो ज्यादा सीटें न मांग करके दिल्ली में ज्यादा मांग रही कांग्रेस की, हमको 7 में से 3 सीटें दिल्ली में दीजिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नहीं, दिल्ली में हमें ये क्या 2 सीटें देंगे, पंजाब में आप ज्यादा ले लें, या इस तरह की चीजें। तो ये मुश्किल है, लेकिन इस तरह की चीजों को लेकर के आगे बात हो रही है। पिछले दिनों यह भी देखने को मिला कि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला, हम भीख नहीं मांग रहे। हाँ, और ममता बनर्जी ने खुद कहा कि वो गठबंधन करना चाहती है, हमें ममता बनर्जी की दया की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ कुछ कड़ी चीजें, जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजों को चलते आप देखेंगे, और ये कोई बहुत आश्चर्यजनक प्रक्रिया नहीं है। तो ये कुल मिलाकर ये है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन ने वह रणनीति बनानी शुरू कर दी है, और प्राथमिकता उनके पूरे देश में ये होगी, जो जहां जीता हुआ है पहले वो सीट उसको दे दी जाए। ये पहली रणनीति बनेगी। दूसरी रणनीति ये बनेगी कि जो जहां दूसरे पायदान पर है, जो भी अगर क्षेत्रीय दल है तो क्षेत्रीय दलों को वो सीट दे दी जाए, अगर कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी वो सीट अपने पास रखे। इस तरह से दूसरा जो बंटवारा होगा सीटों का, वो कुछ इस तरह से होने जा रहा है। और तीसरी रणनीति ये बताई गई है कि हम उस क्षेत्र का एक एनालिसिस करें, सर्वे करें, वहां का माहौल देखें, वो किसके पक्ष में जा रहा है, बीजेपी का कैंडिडेट वहां कौन है। इस बात से भी मतलब ये कयास लगाया जा रहा है कि मान लीजिए किसी जगह पर बीजेपी का कैंडिडेट है जिसको लेकर के बहुत नाराजगी है, नरेंद्र मोदी के चुनाव चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और चेहरे को लेकर के बीजेपी की रणनीति यही रहेगी कि कोई जीते हारे इस पर कोई बात ही ना हो, केवल मोदी के चेहरे पर वोट हो, मंदिर पर वोट हो, कश्मीर पर वोट हो, पाकिस्तान पर वोट हो, राष्ट्रवाद पर वोट हो। ये बीजेपी की पूरी रणनीति रहेगी, और उसी को वो केंद्रित करके चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उनके यहाँ कैंडिडेट का कोई बहुत फैसला ही नहीं होता, ऊपर से एक लिस्ट आ जाएगी, आपको जाइए तैयारी करिए। भाई कैबिनेट मंत्री और सांसदों को विधायक का टिकट देकर भेज दिया गया, चुपचाप गए, सब चुनाव लड़े, आज विधायक बन के बैठे हैं। केंद्र में मंत्री थे, सोचिए, वहां भी कुछ नहीं मिला, वहां विधायक बन के बैठे हैं, एक आध को मंत्री बना दिया। विपक्षी दलों की रणनीति इन 3 फार्मूला पर चल रही है। पहला फार्मूला, जो बीजेपी को हरा करके जीती हुई सीटें वो उनके पास रहेंगी। दूसरा फार्मूला, जहां भी दूसरे नंबर पर मार्जिन बहुत कम है तो जो दल दूसरे नंबर पे वो उसको सीट देंगे। और तीसरा फार्मूला कि बीजेपी जहां एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है, जहां का उनका लोकल लीडर बहुत खराब छवि पाए हुए है, उसको हराने के लिए जो सबसे मजबूत दावेदार होगा उसको हम सीट वो दे देंगे।
और इससे कोई रास्ता निकल आएगा। और ये भले थोड़ा टाइम लगे, कहीं 19-20 का फर्क आए, हो सकता है कि कुछ राज्यों में ऐसा हो कि गठबंधन बन ना पाए, लेकिन ओवरऑल ये एक इंडिया अलायंस का गठबंधन रहेगा, इसको लेकर के कोई दो राय नहीं। अब आइए उत्तर प्रदेश को लेकर के थोड़ी बात कर लेते हैं। पिछले दिनों 2-3 तरह की खबरें आई। जैसे एक खबर यह आई कि नीतीश कुमार ने 4-5 कैंडिडेट तो पहले ही घोषणा कर दी। अब इसको मीडिया ऐसे दिखाएगा, देखिए नीतीश कुमार ने जो कदम उठा लिया, यह तो गठबंधन के धर्म के आगे चला गया, अब तो टूट जाएंगे सब, अब तो बर्बाद हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ऐसा होता नहीं। नीतीश कुमार ने उन्हीं सीटों के लिए एक संकेत किया जहां उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जैसे अब ललन सिंह है, वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बड़े नेता थे, लोकसभा में है, तो ललन सिंह की सीट कह दी कि ललन सिंह लड़ेंगे। अब इस बात को मीडिया कैसे दिखाएगा? मीडिया ऐसे दिखाएगा कि देखो, गठबंधन धर्म के निभाने के पहले ही नीतीश कुमार ने ये संकेत कर दिया कि हम तुमसे अलग जा रहे हैं। ये होती है टैगलाइन, ये होती है मीडिया की स्ट्रेटजी। गांव में एक व्यक्ति ऐसे मोबाइल लेके देख रहा, ओ गठबंधन टूट गया, नीतीश कुमार चले गए, अब वो 4 जगह जाके गा रहा है। बीजेपी का सबसे बड़ा जो काम करने का तरीका वो ये बन चुका है। ऐसे उत्तर प्रदेश में वो कर रहे हैं। देखो, समाजवादी पार्टी ने 20 सीटों पर संकेत कर दिए कि ये 20 सीटें अब वो लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, 20 सीटें कौन सी हैं? वो सीटें जहां जो ऑलरेडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी मांगेगी, क्योंकि उन जगहों पर वो मजबूत है। अब कन्नौज में अखिलेश यादव लड़ेंगे, इसके लिए गठबंधन की बात का इंतजार करने की बजाय ये बात एक संकेत की तरह कह दी जाती है कि वहां के लोग जाकर के उस कैंडिडेट के साथ काम करें। कन्नौज में अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, अक्षय, फिर नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर से उनकी बात चल रही है। अनु टंडन लखनऊ के आसपास से लड़ने का उनका विचार चल रहा है। लालजी वर्मा का अंबेडकर नगर से कुछ कुछ संकेत मिल रहा है। काजल निषाद एक नेत्री हैं समाजवादी पार्टी की, बड़ी लीडर हैं, वो गोरखपुर से, उनके लिए बात हो रही है। आजमगढ़ को लेकर के भी संकेत आया है कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल जी, क्योंकि आजमगढ़ थोड़ी पेचीदा सीट है, वहां को लेकर के बहुत तरह की राजनीति, गहरी राजनीति। हालांकि वो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में, सांसदीय के चुनाव में जिस तरह से बसपा की भूमिका थी, खुद अखिलेश यादव की रणनीति ये रही कि बहुत बाद में कैंडिडेट गए, वहां वो गए भी नहीं प्रचार करने, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। तो वो सीट निकालने के लिए परिवार का कोई व्यक्ति, चूंकि अखिलेश यादव की खुद सीट रही, धर्मेंद्र यादव को भेजा गया था, लेकिन वो हार गए चुनाव, हराया गया बाकायदे मिल करके। तो अब बताइए कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने की बात है, क्योंकि उनकी नजदीकी बसपा की बजाय सपा से ज्यादा दिख रही है, और वो पूरा परिवार जिसके साथ सपा के लोग खड़े भी हैं, बहुत तरह के जुल्म और ज्यादती तमाम लोगों पर हो रही है। इस बात को अब ऐसे प्रचार किया जाएगा कि देखो, समाजवादी पार्टी जल्दी जल्दी अपना सारा काम करे। भाई, कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो अपनी तैयारी तो करेगी। तो उसने 18-19 सीटों पर संकेत कर दिए। अच्छा, आप संकेत नहीं करेंगे तो कैंडिडेट गांव में जाकर, इलाके में जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर के क्या तैयारी भी ना करे? लेकिन मीडिया इसको ऐसे दिखाएगा, देखो हड़बड़ी में जल्दी इन्होंने ये फैसला कर दिया, कांग्रेस को तो कोई सीट ही नहीं दे रहा। इस तरह की रणनीति असल में पूरी छवि को खराब करने, बिगाड़ने और विपरीत करने के लिए बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश की रणनीति पर अगर बात करें तो 2-3 तरह के अभी सवाल उत्तर प्रदेश के सीट बंटवारे को लेकर के फंसे हुए हैं। मिसाल के तौर पर आज भी क्लियर नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। आज की तारीख में अभी वो गठबंधन से बाहर है, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी खुद अपने पास रखना चाहेगी कि 40 से 50 सीटों पर हमारी तरफ का रुझान रहे। राष्ट्रीय लोक दल एक बड़ा दल है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा मजबूत है। कोशिश उसकी रहेगी कि 10, 12, 14 सीटों पर उनके लोग रहें। पूर्वांचल में अगर आप जाएं तो अपना दल कमेरावादी है, और कई दल हैं, महान दल है, जो छोटे छोटे दलों को लेकर अखिलेश यादव ने जोड़ा था, उनको भी 2-4 सीटें देने पर बात हो रही। और तकरीबन कांग्रेस पार्टी ये रणनीति बनाएगी कि 2014 के पहले के चुनाव में, 2009 में जब वो 21 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ वहां के क्षेत्रीय नेता ये रणनीति बनाएंगे कि, और बना रहे हैं कि वो जो 2009 की 21 सीटें हैं उनको चिन्हित किया जाए, और उनके आधार पर हम 21 सीटों या उसके आसपास की कोई संख्या गठबंधन में मांगे।
दूसरी तरफ के लोगों का ये कहना है कि भाई उसके बाद दो बड़े चुनाव निपट गए, 2014 के, 2019 के, दो बार विधानसभा का चुनाव, लगभग 3 बार हो गया, 12, 17 और 22। तो आप लगातार नीचे गए हैं, तो उस वाले फॉर्मूले से नहीं, आप 2 सीटें आप जीतते रहे हैं और 4-6 सीटें और जिस पर आप सेकंड नंबर पे हो, दावेदारी पुख्ता हो, तो 7-8 सीटें, 10 सीटें वहां पर बढ़ सकती हैं इनके पास। तो उत्तर प्रदेश में दूसरा फॉर्मूला तब बनेगा अगर कोई समीकरण ऐसा बनता है कि इस गठबंधन का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी भी बनती है। तो बहुजन समाज पार्टी का अपना एक शैली है, अपना एक काम करने का तरीका है। वो बहन कुमारी मायावती जी जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, जिस मिजाज की नेता हैं, वो कभी अपने को ये नहीं, कोई भी नेता अपने को ये नहीं साबित करेगा कि हम कमजोर हैं, हमारे सांसद विधायक नहीं है, 10 सीटें तो उनके पास हैं ऑलरेडी। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा सीटें मांगने के भूमिका में बहुजन समाज पार्टी आएगी। तो कुछ कुछ ऐसा समीकरण बन सकता है कि मान लीजिए 35 सीटें अगर बसपा को गई और तो समाजवादी पार्टी भी कहेगी कि 35 नहीं तो कम से कम 32-34 सीटें तो हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारे भी लोग सेकंड नंबर पर हैं, हम विधानसभा में बहुत अच्छा काम किए, प्रदर्शन किए, और उसके बाद हमारी सीटों का गणना ये बैठ रही है, हमारा संगठन मजबूत है। लेकिन बसपा के पास भी ये सब चीजें, अगर तालमेल बनेगा तो निश्चित रूप से लगभग लगभग आसपास होना चाहिए सपा और बसपा की सीटों का। भले 2-2, 4-4 सब में से कम हो, लेकिन मुझे लगता है कि 7-8 सीटों से लेकर के 10 सीटों के भीतर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। 10 से लेकर के 12 सीटों के आसपास या 14 सीटें भी हो सकती हैं राष्ट्रीय लोक दल को। 1-2 सीटों में और एडजस्ट करेंगे वो आजाद समाज पार्टी को। लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से लड़ने की तैयारी में हैं और उनका मानना है कि वो अगर साथ मिल जाए सबका, और देना चाहिए सबको, तो वो विधान लोकसभा पहुंच सकते हैं। तो दो फॉर्मूला अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन इन दोनों फॉर्मूलों पर विचार कर रहा होगा और ये सीट बंटवारे का एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी चुनौती है। कुल मिलाकर कहना अगर ये हो कि ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के सब लोग ये मानते थे कि इस सीट बंटवारे में मुश्किल आएगी, लेकिन ये मुश्किल कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि जिसका कोई हल ना निकले। जब सबको पता चलेगा ना कि ईडी सीबीआई सबके लिए तैयार बैठी है, पार्टियां, विधायक तोड़ लिए जा रहे हैं, सांसद तोड़ लिए जा रहे हैं, और ये चुनाव अगर निकल गया हाथ से तो आगे फिर क्या होगा, कोई एक दूसरे को और अपने आप को नहीं बचा पाएगा। मुझे लगता है कि ये चीज केंद्र में होगी तो सबको जोड़ लेगी और सीट बंटवारे का एक निश्चित फार्मूला, और मेरा मानना है कि ये 3 फार्मूला जो इंडिया गठबंधन बना रहा है, उन तीनों के हिसाब से वो सीट बंटवारे की रणनीति को कामयाब कर लेगा और चुनाव दिलचस्प होगा। बस मीडिया के बहकावे मत आइएगा। रमेश सुरेश चौराहे पर लड़े थे, केवल दूसरे से गर्मा गर्मी बहस हुई थी, गांव में जाकर खत्म हो गया। बचिएगा। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।